नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं, तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो कि बंसल हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। अगर आप भी इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर दीप्ति से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चर्चा का विषय और सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। आपने पिछली बार नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जानकारी दी थी डॉक्टर दीप्ति। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में नॉर्मल डिलीवरी संभव है। नमस्ते। तो पिछली बार जैसे आपने कहा, मैंने बात करी थी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। इसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आई, बहुत सारे पेशेंट ये जानना चाहते थे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को एडवाइस मिलती है कि उनको सिजेरियन करवाना ज़रूरी है, और जब वो घर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, गूगल करते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, तो उन्हें कुछ और जानकारी मिलती है। वैसे ही एक अलग सेगमेंट होता है पेशेंट्स का जो कहते हैं कि अरे हमारी दादी के, नानी के तो जुड़वा बच्चे थे, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, घर में ही हो गई, पर डॉक्टर हमें सिजेरियन बोल रहा है। तो इस प्रकार बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में कि कब नॉर्मल डिलीवरी संभव है और कब संभव नहीं है, और इसीलिए मैं इन प्रश्नों पे चर्चा करना चाहती हूँ। चलिए, तो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि इस बार हम ये जान रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में नॉर्मल डिलीवरी संभव है और किन में नहीं है। अगर किसी महिला का पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो तो क्या दूसरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से संभव है, ये बताएं। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में सिजेरियन की रेट बढ़ती जा रही है। तो अब हमारे पास और ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका पहला बच्चा तो सिजेरियन से हुआ है, लेकिन वो दूसरी प्रेगनेंसी के समय नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हैं। इस प्रेगनेंसी में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, इस पे डिपेंड करता है कि आपका पहली बार सिजेरियन क्यों हुआ था। इसीलिए सिजेरियन या किसी भी ऑपरेशन के सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखने चाहिए, और जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाएं, स्पेशली फर्स्ट विजिट पे, अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेजॉरिटी पेशेंट्स का, अधिकतर महिलाओं का जिनका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है, उनकी सेकंड प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी संभव है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि 75% लेडीज़ की नॉर्मल डिलीवरी संभव है। माने कि अगर मैं 4 महिलाएं ऐसी देखती हूँ जिनका पहला बेबी सिजेरियन से हुआ है और उनकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उनमें से 3 महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है बहुत आराम से। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी। मान लीजिए आपकी थर्ड प्रेगनेंसी, आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं और पहला बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, दूसरा सिजेरियन से हुआ है, तो अब तीसरी बार क्या होगा? क्योंकि आपकी बॉडी ने एक बार ऑलरेडी नॉर्मल डिलीवरी के दर्द सह चुकी है, आपकी बॉडी को पता है क्या करना है, तो इस बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 90% हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरा भी सिजेरियन से ही होना चाहिए। जी, तो चलिए, इस मिथ को तो आपने दूर कर दिया कि अगर पहले सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो उसके बाद ये पॉसिबल है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन ये बताएं कि इस दौरान क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। ज़रूर। देखिए, मैंने ये तो कहा कि 4 में से 3 महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी जी, लेकिन वो जो एक महिला बची, उनका क्या होगा? उनके लिए हमको इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। ये सिजेरियन सेक्शन क्यों करना पड़ेगा? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि लेबर की प्रोग्रेस धीरी हो, या ये हो सकता है कि बच्चे की धड़कन खराब हो रही हो, तो इस कारण हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर रहे हैं, पहले सिजेरियन के बाद हम ऐसे इंस्टीट्यूशन में करें, ऐसे हॉस्पिटल में करें जहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो। दूसरी बात, ऐसी जगह करें जहाँ पे बच्चे के जन्म के समय पीडियाट्रिशियन, बच्चे के डॉक्टर आ सकें। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी में कोई और कॉम्प्लिकेशन है, मान लीजिए जो प्लासेंटा है वो बहुत नीचे आया हुआ है, या
आपके ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो ऐसे में हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं ट्राई करनी चाहिए। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, कई बार क्या होता है 9 महीने का समय बहुत लंबा होता है और कई लोग बहुत दर्द होते हैं, बहुत मुश्किलें जाती हैं। तो जब हम एंड तक आते हैं, महिलाएं कई बार अपना संयम खो देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब तो डिलीवरी का समय बहुत पास आ गया, बच्चा अच्छा तंदुरुस्त हो गया है, कुछ दवाई देके, कुछ इंजेक्शन देके हमें ये आर्टिफिशियल लेबर पेन्स ला के हमारी डिलीवरी कर दी जाए। लेकिन अगर आपका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो हम आपको कोई भी ऐसी दवाई नहीं दे सकते हैं जिससे कि आर्टिफिशियल लेबर पेन्स आए। वैसे ही अगर पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो आपके मान लीजिए दर्द कम पड़ गए, धीमे पड़ गए, तो हम कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं जिससे कि वो दर्द बढ़ जाए। ऐसे करने पे एक यूट्राइन रप्चर जिसे हम कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी फट सकती है, उसका खतरा होता है। तो नॉर्मली अगर आप ट्राई करेंगे यूट्राइन रप्चर की रिस्क बहुत कम होती है, मतलब 200 में से सिर्फ एक महिला का ये होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कोई भी इंजेक्शन, कोई भी ऐसी दवाई नहीं दें। इसीलिए अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए सिजेरियन के बाद तो बहुत संयम की आवश्यकता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इससे जुड़ी कोई भी समस्या आपको आती है तो आप हमारे नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर दीप्ति से आप सलाह ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दीप्ति, मैं ये जानना चाहूँगी कि यदि अगर हम ऐसा होता है कि बच्चे की पोजीशन अगर बदलती है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसे ट्राई करना चाहिए? तो देखिए, जब हम बच्चे की पोजीशन की बात करते हैं तो मोटा मोटा 3 तरह की पोजीशन हम बोलते हैं। एक बोलते हैं केफेलिक, जिसमें बच्चे का सर नीचे होता है। दूसरा होता है आड़ा बच्चा, और होता है बच्चा उल्टा, जिसे हम ब्रीच कहते हैं। तो करीब अगर हम प्रेगनेंसी के एंड की बात करें डिलीवरी के समय तक, तो 96% महिलाओं में बच्चे का सिर नीचे होता है, जिसे हम हेड डाउन या केफेलिक बोलते हैं। 100 में से 3 या 4 महिलाओं में ये बच्चा ब्रीच होता है। ब्रीच माने बच्चे का सिर ऊपर है और उसके बॉटम्स या बम्स या पाँव नीचे की तरफ हैं। इन केसेस में फिर दिक्कत होती है। कई बार ये होता है कि 6ठे महीने में, 7वें महीने में एक सोनोग्राफी हुई जिसमें आया ब्रीच, और पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। मगर होता है क्या, हमारा जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, जो गर्भ है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें बच्चा है। तो उसको मैं कहती हूँ वो स्विमिंग पूल जैसा है जिसमें बच्चा उछल कूद कर रहा है। शुरुआत के दिनों में पानी ज़्यादा होता है, बच्चा छोटा होता है, बच्चा आराम से मूव कर सकता है। पर धीरे 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 जैसे प्रेगनेंसी का समय ख़त्म होने लगता है, वो पानी कम हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है और बच्चा मूव नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर 6ठे 7वें महीने में आपको सोनोग्राफी में ब्रीच आया तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और फिर हम दोबारा सोनोग्राफी करते हैं डिलीवरी से पहले की, और फिर देखते हैं कि क्या प्रेजेंटेशन है। अगर फिर भी ब्रीच आता है, सो से अराउंड 36 वीक्स 37 वीक्स सोनोग्राफी में आपको एग्जामिनेशन करने में हमें लगता है कि ब्रीच है, तो फिर बच्चा घूमे इसकी संभावनाएं कम है। अब ये बात हुई कि अगर डिलीवरी के समय तक ब्रीच बेबी है तो हम क्या करें। जैसे आपने मेरे से पूछा कि क्या नॉर्मल डिलीवरी संभव है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन। इसमें क्या होता है, बच्चा उल्टा है, उसके बॉटम्स नीचे हैं और उसका सिर ऊपर है, और डॉक्टर अपने हाथों से वो बच्चे को घुमाने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी पेनफुल होती है और बहुत ज़रूरी है कि इसे अटेम्प्ट करने के पहले हम बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर करें और उसके बाद भी उसकी हार्ट बीट मॉनिटर करें। और ये जो एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन है, इसकी सक्सेस रेट करीब 50% होती है। तो 50% केसेस में तो बच्चा घूम जाता है, बट आधे केसेस में बच्चा नहीं घूम पाता है जी। 2 और ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की कोशिश करें, और एक ऑप्शन है कि हम सिजेरियन के लिए करें। अब ये बहुत ही रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले ब्रीच डिलीवरियाँ बहुत आम थी और धीरे 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 ये कम होती गई। तो लोगों का कहना था ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत रिसर्च का, शोध का विषय रह चुका है।
इसीलिए फिर एक ट्रायल किया गया, एक रिसर्च की गई जिसे हम बोलते हैं टर्म ब्रीच ट्रायल। इसमें करीब 2000 से ज़्यादा महिलाओं जिनके बच्चे ब्रीच थे उनको देखा गया। ये ट्रायल 26 देशों में चला और फिर देखा गया कि जो बच्चे ब्रीच से डिलीवर हो रहे हैं, जो नॉर्मली डिलीवर हो रहे हैं, और जो बच्चे सिजेरियन से डिलीवर हो रहे हैं, उनमें क्या फ़र्क है। इस ट्रायल में पाया गया कि जो बच्चे उल्टे होते हैं उनकी डिलीवरी सिजेरियन से ज़्यादा सुरक्षित होती है। इनफैक्ट अगर हम बोलें ज़्यादा सुरक्षित होती है तो 4 गुना ज़्यादा सुरक्षित पाई गई। कई लोगों ने इस ट्रायल पे कई सवाल उठाए, तो फिर से एक ट्रायल हुआ जिसको हम बोलते हैं प्रीमॉडर ट्रायल में तो 8000 महिलाओं को फॉलो किया गया जिनके बेबी उल्टे थे, ब्रीच थे, और फिर देखा गया कि जिन बच्चों की वजाइनल डिलीवरी हो रही है और जिन बच्चों की सिजेरियन डिलीवरी हो रही है उनमें क्या अंतर है। इसमें भी यही पाया गया कि ब्रीच बेबीज़ की डिलीवरी सिजेरियन से करना ज़्यादा सेफ है। अब ये क्यों ज़्यादा सेफ है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये बात करें तो समझिए, जब बच्चा ब्रीच होता है तो नीचे की तरफ उसके बॉटम्स होते हैं, बम्स होते हैं, उसकी मुलायम सी बॉडी होती है और हेड ऊपर की तरफ होता है। जब लेबर पेन्स होते हैं तो उसकी मुलायम सी बॉडी नीचे आती है धीरे धीरे। जब बच्चे का सिर नीचे होता है, केफेलिक होता है, तो बच्चे का सिर पहले नीचे आता है और धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलता जाता है और वो सिर डिलीवर होता है। जो उसका कड़ा हार्ड सिर है वो पूरी तरह बच्चेदानी का मुंह खोल देता है, सिर बाहर आता है और फिर उसके बाद बच्चे की मुलायम सी बॉडी बाहर आती है। ब्रीच में क्या होता है, पहले उसके बॉटम्स, उसके पाँव आते हैं जो बिल्कुल मुलायम से हैं, थोड़ी सी जगह में वो निकल आते हैं, बॉडी तो निकल आई, लेकिन जब शोल्डर्स की और सिर की बात आती है, जो कड़े हैं वो नहीं निकल पाते। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि बच्चे की बॉडी बाहर आ गई लेकिन सिर निकालने में बहुत दिक्कत गई। वैसे ही जैसे कि हम बच्चे की नाल होती है जो कॉर्ड होती है, अब जब सिर नीचे आता है, जो सिर हार्ड पार्ट है वो बच्चेदानी के मुंह को पूरा कवर कर लेता है और कॉर्ड को निकलने के लिए कोई जगह नहीं रहती। लेकिन यही बच्चा जब उल्टा होता है तो मुलायम सा बॉडी निकलती है और जो कॉर्ड होती है, जो नाल होती है, वो उसके साइड में आ सकती है। इसको हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, क्योंकि अगर वो कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई तो बच्चों के वो खून, ऑक्सीजन जाना बंद हो सकता है और ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए अब हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा उल्टा है, अगर बच्चा ब्रीच है, तो सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। डॉक्टर दीप्ति, इसको हम और समझेंगे जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ललिता झाबुआ से। जी ललिता जी, बहुत स्वागत है आपका। ललिता जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, वो डिस्कनेक्ट हो गई ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी वक्त से वो हमारे साथ कनेक्टेड थी। जी डॉक्टर दीप्ति, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं बस यही कह रही थी कि अगर हम प्लान कर रहे हैं तो प्रॉब्ली सिजेरियन बेटर है नॉर्मल डिलीवरी से, अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है। मगर आपको ये समझना ज़रूरी है कि फाइनल डिसीजन डॉक्टर और पेशेंट मिलके करते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी तीसरी या चौथी नॉर्मल डिलीवरी है और बिल्कुल वो इतना फास्ट प्रोग्रेस करते हैं कि वो ब्रीच डिलीवरी ऑलमोस्ट बच्चा निकलने वाला होता है। उन केसेस में अगर आपके डॉक्टर अच्छे से ट्रेंड है ब्रीच डिलीवरी में, तो सेफ ब्रीच डिलीवरी भी पॉसिबल है। जी, चलिए, तो और हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। लगातार हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी कनेक्ट करें, इस प्रोग्राम में उनको भी कनेक्ट करें। एक और क्वेश्चन है मेरा डॉक्टर दीप्ति कि अगर सोनोग्राफी में बच्चे के गले में अगर नाल निकलती है तो इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या ऑपरेशन करना आवश्यक होता है? तो देखिए, जो हम नाल निकलने की बात कहते हैं या हम लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक कहते हैं, तो ये जो कॉर्ड होता है ये क्या चीज़ है? ये कॉर्ड एक तरह की बच्चे की लाइफ लाइन है। एक तरफ से तो ये बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ से ये प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। कॉर्ड के अंदर करीब 3 ब्लड वेसल्स होती हैं और इसके आसपास एक जेली होती है। इसको आप मान लीजिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। तो ये नेचर ने एक हमको गिफ्ट दी है कि जिस नली से बच्चे को पोषण मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, उसके आसपास एक जेली है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूट्रस है, जो गर्भ है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें बच्चा उस स्विमिंग पूल में मज़े कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, जब वो स्विमिंग पूल में वो बच्चा तैर रहा है, जो लंबी सी कॉर्ड है वो बच्चे के गले के आसपास आ जाती है। अब ये क्या चिंता का कारण है कि ये नॉर्मल है? तो करीब देखा गया है कि ये बहुत नॉर्मल है। ऑलमोस्ट हर तीसरे या चौथे पेशेंट की अगर हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें पाया जाता है कि बच्चे के गले में वो नाल है। पेशेंट्स हम हमारे पास आते हैं, वो बहुत घबराए हुए रहते हैं। उनको लगता है कि अगर बच्चे के गले में नाल है तो कहीं बच्चे का दम तो नहीं घुट जाएगा। और दूसरा सवाल जो पूछते हैं वो ये रहता है कि अगर नाल गले में है तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? जैसे मैंने बोला, अधिकतर महिलाओं की विद द लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, जो नाल अगर गले के आसपास है तो भी नॉर्मल डिलीवरी संभव है। होता क्या है, कभी कभार जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जब डिलीवरी के दर्द आते हैं, तो ये कॉर्ड दब सकती है और कभी कभार बच्चे को खून या ऑक्सीजन पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि लेबर के समय हम सब समय बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर करते रहें। आप लोग ने कई बार सुना भी होगा ऐसे किस्से जहाँ पे बच्चे के गले में 1-2 नाल थी और सोनोग्राफी में पता ही नहीं चला, और जब डिलीवरी हुई तो वो नाल निकाली गई। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। कुछ केसेस में वो नाल काफ़ी लूज़ होती है, ढीली होती है, तो डिलीवरी के बाद गले में से वो लूप ऑफ कॉर्ड हम निकाल देते हैं। और कुछ केसेस में जब वो बहुत टाइट होती है तो फिर हम उसे बीच में से कट कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभार बच्चे को ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। आपको क्या करना है, पेशेंट्स को क्या करना है कि बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान रखें। कभी भी उनको लगता है कि बच्चे के मूवमेंट्स बहुत कम हो गए तो डॉक्टर को बताएं। और जब आपकी डिलीवरी का समय आएगा, जब आप लेबर में होंगी, तब एज डॉक्टर्स हमें बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर करनी है। लेकिन अगर ये सब काम हम ठीक से करें तो गले में नाल होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी पूरी तरीके से संभव है। जी, तो चलिए, ये हमने जाना कि अगर इस दौरान जैसे नाल निकलती है उसके बारे में भी हमें डॉक्टर दीप्ति ने बताया। डॉक्टर दीप्ति, एक और सवाल है कि अगर कोई महिला हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से ग्रसित हो तो इस दौरान क्या ज़रूरी है, क्या कुछ सावधानियां और प्रिकॉशन साथ में लेके चलना पड़ता है? देखिए, जैसे हम देखते जा रहे हैं धीरे धीरे कि महिलाओं की एज बढ़ती जा रही है जब वो कंसीव करती हैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय। पहले अधिकतर महिलाएं 20-22 की एज में उनकी पहली डिलीवरी हो जाती थी। अब ये एज बढ़ के 28, 29, 30 होती जा रही है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनकी भी रिस्क बढ़ जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं लेकिन उनको ब्लड प्रेशर भी है, उनको डायबिटीज़ भी है। पहले तो ज़रूरी है कि हम प्रेग्नेंट होने के पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन्हें कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर की बात करी जाए या इवन डायबिटीज़ की, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती हैं और ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। प्रेग्नेंट होने के बाद डॉक्टर के साथ बिल्कुल क्लोज़ फॉलोअप बनाए रखें और समय समय पर अपनी जांच कराएं और कोई भी विजिट्स ना भूलें। आप जितना अच्छा कंट्रोल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से अपनी डायबिटीज़, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी डिलीवरी करवाने की ज़रूरत, समय से पहले डिलीवरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस सबसे अच्छे तब होते हैं जब दर्द नेचुरली आए। तो अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सब कंट्रोल में रहेगा तो हम आराम से आपकी ड्यू डेट या इवन थोड़े दिन और चढ़ जाते हैं उसके बाद भी वेट कर सकते हैं और नॉर्मल पेन्स का वेट कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि थोड़ा सा डायबिटीज़ कंट्रोल के बाहर जा रहा है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बाहर जा रहा है, उन केसेस में हमको जल्दी डिलीवरी करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी हमारे पास 2 उपाय हैं, या तो हम एक प्लांट सिजेरियन सेक्शन कर दें
या फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर करें। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हम कोई दवाई दे के आर्टिफिशियल पेन्स लेके आएँ। इंडक्शन ऑफ लेबर से ये फ़ायदा होता है कि अगर समय से पहले डिलीवरी की ज़रूरत है तो वो भी हो जाती है और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एक चांस मिल जाता है। जी, तो चलिए काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी है, प्रिकॉशन रखने हैं, लेकिन जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो। डॉक्टर दीप्ति ये बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि ब्लीडिंग हो रही हो या पानी जा रहा हो तो क्या तुरंत ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है? ये भी आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। डिपेंड करता है कि क्यों पानी जा रहा है या क्यों ब्लीडिंग हो रही है। अगर हम पानी जाने की बात करें जिसको हम लीकिंग कहते हैं, तो कई बार जब समय पूरा हो जाता है, प्रेगनेंसी बिल्कुल लास्ट में आती है, कुछ पेशेंट्स के पानी जाने लगता है या मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाते हैं। ऐसे केस में मेन रिस्क होती है इन्फेक्शन की, क्योंकि जो परत बच्चे को बाहर के इन्फेक्शन से रोक रही थी उसमें छेद हो गया है और यूट्रस के अंदर का पानी निकलने लगा है। कभी कभार हमें लगता है कि अरे बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, बिल्कुल फटाफट तुरंत ऑपरेशन कर देना चाहिए। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू रिसर्च, जो हमने देखा है, जो हमने स्टडी करी है, हमने ये देखा है कि अधिकतर महिलाएं जिनका पानी जाना शुरू हो जाता है वो 24 घंटे के अंदर अपने आप लेबर में चली जाती हैं। तो अगेन इसमें पेशेंट के और डॉक्टर के दोनों के बहुत संयम की ज़रूरत है। हमें ध्यान रखना चाहिए। जनरली हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ही एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में रख के हम बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर करेंगे, मदर का टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा। और अगर माँ और बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई भी इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स नहीं हैं, तो 24 घंटे तक वेट किया जा सकता है और करीब 70% महिलाएं उस 24 घंटे में अपने आप लेबर में चली जाएंगी और नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकती हैं। जी, डॉक्टर दीप्ति, मेरा आखिरी सवाल, क्या मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगी, खासकर उन लेडीज़ को जो इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही हैं, और क्या कुछ सावधानियां, प्रिकॉशन और बरतनी चाहिए, ये बता दीजिए। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हम बहुत सारी बातें करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, सिजेरियन के बारे में, लेकिन हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रखनी चाहिए मन में कि एक प्रेगनेंसी के अंत में हम एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन की सलाह देते हैं, उनसे प्रश्न कीजिए, उनसे समझिए और उनसे कन्विंस होइए और फिर एज डॉक्टर एंड पेशेंट मिलकर अपनी डिलीवरी की तरफ पहुंचिए। एक बेबी की डिलीवरी आपकी लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंजॉयबल मोमेंट रहता है और उसको पूरी तरीके से एंजॉय करिए। जी जी, चलिए, आपने बहुत अच्छी सलाह दी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सानिया खान जी। सानिया जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे को फरवरी में मतलब मैंने कंसीव किया था, पॉजिटिव मेरा आया था, लेकिन उसके बाद में मैंने टैबलेट्स जो आती हैं वो मैंने खाई, तो उसके बाद में मेरा मतलब मंथली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो स्टार्ट हो गया। बट उसके बाद से मतलब मार्च में जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद से अभी तक जुलाई तक मेरा मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो नहीं आया है और मैं हर 15 दिन में उसको चेक करती हूँ, अभी तक वो नेगेटिव ही बता रहा है, पर ऐसा क्यों? देखिए सानिया जी, जो पीरियड्स में गड़बड़ हो रही है या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऑफ कोर्स सबसे मोस्ट कॉमन कॉज तो प्रेगनेंसी है, जिसके लिए आपने टेस्ट किया है वो नेगेटिव है, बट और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो आजकल यंग वुमेन में पॉलीसिस्टिक ओवरीज पीसीओडी हो सकता है। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि आपके पीरियड्स किस वजह से नहीं आ रहे हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है कि थायराइड है, और फिर जो हमें प्रॉब्लम पता चलेगी उसका इलाज करना चाहिए और फिर आपके पीरियड्स रेगुलर आने चाहिए। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया सानिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और इसके साथ ही डॉक्टर दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की है। थैंक यू, थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।